हाँ जी, नमस्कार सबका। अगले लेक्चर में सबका स्वागत है डे 8 लेक्चर 7 में। आज हम इंडियन पॉलिटी का जो टॉपिक कर रहे हैं वो है लोकल गवर्नेंस के बारे, जिसके अंदर हम पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के बारे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज बॉडीज। पंचायती राज बॉडीज की हिस्ट्री बारे हमने थोड़ा सा पढ़ना है कि पंचायती राज आज प्रेजेंट स्ट्रक्चर तक पहुंची कैसे है। देखो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और पंचायती राज बॉडीज इंडिया में कोई बहुत ज्यादा, मतलब जिन्हें मैं कहूँ कि नया कंसेप्ट नहीं है। इवन जो हमारी वैदिक एज थी वहां पे हमारी दो बॉडीज एग्जिस्ट करती होती थी, सभा और समिति, जहां पे आपकी पूरी की पूरी ट्राइब एक साथ बैठ के फैसले लेती थी। तो सभा और समिति एक तरह से उस जमाने की पंचायत की ही रिप्रेजेंटेशन है। और अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए पेपर में मेंस के लिए, तो आप इसे डेमोक्रेसी के तौर पे भी लिख सकते हो, क्योंकि एक तरह से पंचायत भी तो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, जहाँ पे लोकल लेवल पे लोगों से पूछा जाता है कि वो अपने गांव में क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, कैसी चीजें चाहते हैं। उस सारी चीज के बेस पे आपकी डेवलपमेंट है, मतलब सारे फैसले लिए एग्जिस्ट करती थी। और उस टाइम से लेके एंशियंट इंडिया, मिडीवियल इंडिया, उसमें पंचायत ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिर्फ एज अ वहां पे लोकल कानून लागू करने का नहीं, उस जमाने में तो कानून भी यही बनाते थे, टैक्सेस भी ये कलेक्ट करते थे। उसके बाद इवन जो जुडिशरी का काम है लोकल लेवल पे, वो भी यही करते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा काम था आपके पंचायती राज बॉडीज का उस टाइम पे। अब इसके अलावा, मतलब अब एंशियंट मिडीवल टाइम पे चलता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी आके पंचायती राज को रिकॉग्नाइज किया। उन्होंने इंडिया में आके शहर बनाने शुरू किए, वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज भी बनाई। म्यूनिसिपैलिटीज भी इससे पहले इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर के अंदर जो, क्योंकि मौर्यन एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है, वहां पे चाणक्य जो थे, उन्होंने एक किताब लिखी है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की किताब में आपकी नगर निगम के बारे बताया हुआ है कि एक सिटी काउंसिल कैसा होना चाहिए और उसके क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ, उस टाइम पे जो शहर थे उनके अंदर भी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। अब इसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ, हमने 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। हमने ओरिजिनली पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के लिए ना अलग से कोई प्रोविजन नहीं बनाया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने सिंपली क्या किया, जो हमने अभी तक पढ़ा है, शेड्यूल 7 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसके अंदर आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है। उसके अंदर हमने स्टेट लिस्ट के अंदर बस लिख दिया था कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर, यानी कि आपकी स्टेट, हर स्टेट अपने अपने कानून बना लेगी। अब इस चीज के कानून बनाए। अब उन कानूनों के अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी। कहीं पे इलेक्शन 4 साल बाद होते थे, कहीं पे इलेक्शन 5 साल बाद होते थे। उसके बाद एलिजिबिलिटी अलग अलग थी, कहीं पे 21 साल वाले इलेक्शन लड़ सकते थे, कहीं पे 25 साल वाले लड़ते थे। उसके बाद टेन्योर कितने साल का मिलना है, सरकार 5 साल की बनेगी, पंचायत की 4 साल की बनेगी, 6 साल की। उसके बाद भी इलेक्शन कई बार रेगुलर नहीं होते थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भी, जो मैंने आपसे सारी लिस्ट बनवाई थी, अगर आप उस लिस्ट को देखोगे, आज भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती है। कौन करवाता है वो मैं आपको बताऊंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती है। तो हमारे यहाँ पे बहुत पहले से ही विचार शुरू हो गया कि पंचायती राज बॉडीज को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बॉडी बनवाई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, इन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी कि क्या क्या पंचायती राज में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, कैसे इस बॉडी को और ज्यादा पावर दी जा सकती है। और जैसे स्टेट्स के अंडर थी, स्टेट्स पंचायत को फाइनेंशियल पावर ही नहीं देती, तो इनके पास अगर कोई रेवेन्यू ही नहीं है, ये काम कैसे करेंगे। ठीक है, पैसा तो चाहिए ना, अगर कोई काम करना है तो पैसा ही अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी विचार कि पैसा कहाँ से आएगा, उसके बाद क्या क्या पावर दी जाए, कैसे इलेक्शंस को और रेगुलर बनाया जाए, इंडिया में स्ट्रक्चर एक जैसा कैसा दिखना शुरू हो, ऐसी चीजें। तो पहली कमेटी, फिर एक और कमेटी बनाई गई अशोक मेहता कमेटी 1977 में, फिर जीवी के राव कमेटी। ये सारी कमेटीज हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पॉलिटी का मेन सब्जेक्ट करेंगे।
फिर आपकी एल.एम. सिंघवी कमेटी। तो ऐसे आपकी सारी अलग-अलग कमिटीज बनती गई हैं। फाइनली जो एल.एम. सिंघवी कमेटी ने 1986 में स्ट्रक्चर दिया था, इसके बाद 2 कमिटीज और भी बनी थी। एक तो थी थंगन कमेटी और एक थी गैडगिल। पर ये दोनों पार्लियामेंट की कमिटीज थी। स्ट्रक्चर एल.एम. पंचायती राज का स्ट्रक्चर है वो किस कमेटी की रिपोर्ट से बना है? उसका आंसर होगा एल.एम. सिंघवी। ठीक है? पर अगर जैसे हम मेन पॉलिटी में इनमें ये सारी रिपोर्ट्स क्यों पढ़ेंगे, जैसे कौन सी कमेटी थी जिसने सबसे पहले बोला था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अलग से चैप्टर बनाना चाहिए पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी के लिए, ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो हम वहां पे सारे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इन्हें मेंस में यूज करना भी सीखेंगे कैसे यूज करना है, तो इस तरीके से ये सब कुछ। अब ये जो आपके सारे के सारे यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल.एम. सिंघवी, ये जो आपकी चारों कमिटीज बन गई, इन कमिटीज ने जो काम करना शुरू किया, मतलब इन सब ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया, धीरे धीरे इम्प्रूव होता गया, और जो फाइनली एल.एम. सिंघवी ने जो स्ट्रक्चर बनाया, इसी के ऊपर आज का आपका पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी दोनों का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, आज के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद एल.एम. सिंघवी की कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे आपकी अमेंडमेंट पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे हुई थी, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने पंचायती राज का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और म्यूनिसिपैलिटी का चैप्टर, उससे अगली अमेंडमेंट 74th, उससे म्यूनिसिपैलिटी इंट्रोड्यूस होगी। इसके साथ साथ इस अमेंडमेंट से ही, ये मैंने आपको पहले बताया, शेड्यूल 11 आया, 74th अमेंडमेंट से शेड्यूल 12 आया। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ये मैंने एक दिन पहले भी आपको बताई थी एक पिछले लेक्चर में भी। और जो पार्ट इंसर्ट किया गया अलग से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, वो था पार्ट 9। पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में खाली पड़ा हुआ था, क्योंकि जिस जो चीज पहले यहाँ पे पड़ी थी वो डिलीट कर दी गई थी, तो पार्ट 9 में कुछ नहीं था, तो हमने पार्ट 9 में से डाल दिया। और पार्ट 9 के बाद एक अलग एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, उसका नाम रखा गया 9A, उसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी। अब 9B भी एग्जिस्ट करता है, उसके अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में इलेक्शंस कैसे होते हैं, जैसे आपकी अमूल है, अमूल एक कोऑपरेटिव है, उसका भी अब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, मतलब अमूल का नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इन जनरल। देखो अब आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दिखाई कैसा देता है, इस चीज को एक बार समझते हैं। देखो पंचायती राज को हम कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी को। ऐसे क्यों कहते हैं? ग्रास रूट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी का मतलब है जहां पे लोग खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में कि हमें क्या चाहिए। ये क्यों ऐसा बनाया गया स्ट्रक्चर, ये भी मैं शॉर्टली बताऊंगा। देखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे नीचे जो बॉडी बनाई हुई है वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा में होता क्या है, जितने भी एडल्ट रेजिडेंट्स हैं ना एक विलेज के, जो भी एक पंचायत का एरिया होगा, उस एरिया के जितने भी एडल्ट रेजिडेंट्स हैं, वो सारे के सारे एडल्ट का मतलब जो वोटिंग एज के हैं और जो उस गांव में ही रहते हैं, वो सारे के सारे मेंबर माने जाते हैं ग्राम सभा के। सारे एडल्ट्स उस गांव के वो सारे मेंबर्स होंगे। अब थ्योरेटिकली प्रोविजन ये होता है, देखो कई गांव में अवेयरनेस नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली ये चीज होती ही नहीं है, पर थ्योरेटिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और लॉज के मुताबिक क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत, जो हर विलेज की ग्राम है, विलेज लेवल की, ये लेवल ऐसे इंक्रीज होता है पंचायत का, तो हर विलेज की जो ग्राम पंचायत है, उसे कोई भी फैसला लेना है, लेट्स सपोज ग्राम पंचायत के पास 10 लाख रुपए आए हैं कि अपने यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बना लो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना लो, तो ग्राम पंचायत को आइडियली क्या करना चाहिए? ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी चाहिए। ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई जाएगी। ग्राम सभा की मीटिंग में सारे जितने भी एडल्ट रेजिडेंट्स हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों, उन्हें इकट्ठा किया जाएगा, और उन सबसे पूछा जाएगा कि आप हमारे को ऐसे हम लोगों को पावर क्यों देना चाहते हैं। प्लानिंग करने को तो हम सेंटर में भी प्लान करते आए हैं। 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाई थी, और तब से लेके मतलब प्लानिंग कमीशन का दौर बहुत लंबा चला है। पर प्रॉब्लम क्या थी, लेट्स सपोज एक गांव आपका राजस्थान में है, उस गांव को हम ए कह देते हैं, एक गांव आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसे हम बी कह देते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का जो ये गांव है, इसके बिल्कुल साथ से नदी निकलती है। इन गांव के लोगों को ये तकलीफ आती है बी गांव के, कि अगर हमें ये मतलब इन्हें नदी क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम आती है।
ए गांव के लोगों के पास पानी नहीं है, इनके आसपास कोई पानी नहीं है, पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता है। लेट्स सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अनाउंस करती है कि सारे गांव के अंदर कुएं बनाए जाएं, ठीक है, ताकि लोगों को पीने का पानी वहीं मिल जाए। अब ए गांव के लोगों की तो जरूरत पूरी हो गई, पर जो बी गांव है, बी गांव वाले कहेंगे हम तो नदी से भी पी लेते हैं, हमारे तो ये बहुत पास है, हमें तो यहाँ पे ब्रिज चाहिए था एक, हमें ये कुआं नहीं चाहिए था। तो एक तो सरकार ने पैसे भी खर्च किए और दूसरा लोग खुश भी नहीं है। तो आइडियली अब सरकार क्या करना, पंचायती राज क्यों बनाया गया कि सरकार कहती है कि हम पैसे दे दें, आप सब डिसाइड करो कि आपकी सेटिस्फैक्शन किस में है। आपको लग रहा है कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो इस चीज में है कि आप ब्रिज बनाना चाहते हो तो इस पैसे को ब्रिज में यूज कर लो। आप चाहते हो कि कुआं बनाना है, कुआं बना लो। ठीक है, तो सारी ग्राम पंचायत इकट्ठा करेगी सारी ग्राम सभा को और इनसे पूछेगी। यही एक तरीके से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, जिसे हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, उसका एलिमेंट बनता है, जहां पे लोग खुद डेमोक्रेसी में फैसला कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सरकार सिर्फ पैसा प्रोवाइड कर रही है, लोग खुद डिसाइड कर रहे हैं उन्हें क्या चाहिए। फिर ग्राम पंचायत अब बनती किन से है? ग्राम पंचायत बेसिकली होता क्या है, देखो आप चाहे शहरों में रहते हो, ये कंसेप्ट आपको पता होगा, गांव के अंदर भी हर वार्ड के अंदर अलग अलग नॉमिनेटेड लोग होते हैं कि यहाँ से ये खड़ा हुआ है, यहाँ से ये खड़े हुए हैं, यहाँ से ये खड़े हुए हैं। उस वार्ड, एक गांव को आपने अलग अलग हिस्सों में यानी कि बांट दिया, उसके अंदर अलग अलग लोग खड़े हो गए, उसमें जो भी जीतेगा हर वार्ड में वो आपका पंच बनता जाएगा। और फिर पूरा गांव मिलके डायरेक्टली इलेक्ट करता है एक सरपंच को भी। तो इस तरीके से आपके यानी कि 4 हिस्सों में मैंने पूरा गांव बांट दिया था, हर हिस्से से एक एक पंच इलेक्ट हुआ, 4 आपके पंच बन गए एग्जाम्पल के तौर पे, और एक सरपंच बन गया। होने को 3 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो जितना बड़ा गांव होगा उसके मुताबिक पंच उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे लोग चुने जाते हैं, पंच और सरपंच। अब सरपंच भी चुना गया, ये सारे के सारे ग्राम पंचायत। अब इसके बाद अगला जो पंचायत का लेवल बनाया गया, देखो इंडिया के अंदर ज्यादातर आबादी आपकी रूरल एरियाज में रहती है, ठीक है, रूरल एरियाज में रहती है, इस कारण इसका स्ट्रक्चर ज्यादा डिटेल्ड है। शहर इंडिया में छोटे छोटे लिमिटेड है, उनके एरियाज फिक्स्ड है, पर क्योंकि गांव की जमीनें उनके एरिया ज्यादा बड़े हैं, इस कारण एक सिंगल गांव का पहले एरिया उसके बाद ये पूरे एरिया को मिला के एक ब्लॉक का एरिया, उसके बाद इस पूरे एरिया को मिला के एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितना भी रूरल एरिया है वो सारा कवर करना जरूरी है। इस तरीके से ये अलग अलग लेवल बना दिए हैं कि गांव के लेवल पे ये फैसले ले लें। उसके बाद फिर आपकी ब्लॉक लेवल पे बनती है पंचायत समिति। पंचायत समिति के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, ठीक है, मतलब यहाँ पे लोग नहीं चुनते। बेसिकली होता क्या है कि हर ग्राम पंचायत का जो सरपंच बना है ना, सारे जितने भी गांव होंगे सबका कोई ना कोई पंच होगा, वो सारे जितने भी सरपंच हैं, सॉरी जितने भी सरपंच हैं, वो अपने आप पंचायत समिति के मेंबर होते हैं। तो हर गांव में से यानी कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पे है। अब ये आपस में जितने भी ये सरपंच इकट्ठे हो गए, मतलब सारे गांव के सरपंच इकट्ठे हो गए ना, उसके बाद ये सारे के सारे लोग मिलके चुन लेते हैं अपना खुद का चेयरमैन, कि हम में से हम इस पर्सन को चेयरमैन बनाते हैं, वो चेयरमैन बन जाएगा। इवन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसका पॉइंट भी यहीं पे लिखा है, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हेड होता है उसे प्रेसिडेंट कह देते होते हैं। प्रेसिडेंट को भी ऐसे ही चुनते हैं कि जितने भी, अब होता क्या देखो, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग ब्लॉक हैं, हर ब्लॉक समिति का एक एक चेयरपर्सन बन गया। ये सारे चेयरपर्सन आपके जिला परिषद के मेंबर बन जाते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं जो इनके, मतलब चेयरपर्सन भी कह सकते हो, प्रेसिडेंट भी कह सकते हो, वो सारे के सारे जिला परिषद के मेंबर होते हैं और फिर वो अपना एक हेड भी चुन लेते हैं। इस तरीके से आपका ये सारा का सारा इलेक्शन सिस्टम काम करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। क्लियर है? अब म्यूनिसिपैलिटीज की बात करें, देखो म्यूनिसिपैलिटीज के अलग अलग लेवल नहीं होते, पर शहरों का साइज कितना बड़ा है ना उसके हिसाब से म्यूनिसिपैलिटी का बजट, म्यूनिसिपैलिटी का साइज और म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे छोटी होती है म्यूनिसिपैलिटी कमेटी, ये कोई ऐसी, इसे नगर पंचायत भी कहते हैं, ये कोई ऐसा गांव अब जो धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगा है। जब किसी जगह की आबादी 10,000 to 25,000, 10 से 25,000 के बीच में हो जाती है,
तब हम उसे कहते हैं कि यहाँ पे अब इसे शहर बना दिया जाए, यहाँ पे एक म्युनिसिपल कमिटी बना दी जाए। जब वो शहर और बड़ा हो जाएगा, 25 टू 1 लाख उसकी आबादी हो जाएगी, उसे हाँ 1 लाख नहीं, सॉरी 10 लाख आना था, ये एक गलती होगी, यहाँ पे 10 आना है। 25,000 टू 10 लाख आबादी होगी उस जगह को हम कहते हैं यहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल होना चाहिए। नगर से ज्यादा आबादी है, उन्हें नगर निगम बन जानी चाहिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जानी चाहिए। कई जो आपके बहुत बड़े शहर हैं मुंबई जैसे, वहां पे मल्टीपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी एग्जिस्ट करती हैं, उसका मेन कारण यही है। ठीक है, अब ये सारा कुछ ऐसे बनाया क्यों गया? देखो हमारी जो स्टार्टिंग में प्लानिंग स्ट्रक्चर, जो प्लानिंग करने की अप्रोच थी, वो थी टॉप डाउन अप्रोच, जो मैंने अभी आपको समझाई कि सेंटर प्लानिंग करता था कि सारी जगह कुएं बनाने हैं, वो स्टेट्स को फॉरवर्ड कर देता था कि हमारा कुएं बनाने का प्लान है, और वो फिर लोकल डेवलपमेंट में फॉरवर्ड कर दी जाती थी। तो डेवलपमेंट ऊपर से प्लान तैयार होके आता था और नीचे फॉरवर्ड कर दिया जाता था कि ये बनना है। पर इसके कारण नीचे लोग खुश नहीं हो रहे थे कि हमें तो ये चीज चाहिए ही नहीं। वहीं पे अब जो हमने अप्रोच अपनाई है वो है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है यहाँ पे प्लान तैयार होना शुरू होगा। ठीक है, होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, अगर पंचायती उस पर जाऊं मैं, यहाँ पे ग्राम सभा से लोगों से पूछा, ग्राम पंचायत ने एक प्लान तैयार किया, ग्राम पंचायत ने अपना प्लान ब्लॉक लेवल पे दिया पंचायत समिति को, या मंडल पंचायत भी से कहते हैं। तो ये जो आपकी पंचायत समिति है, पंचायत समिति सारे गांव का प्लान तैयार करके एक पूरे ब्लॉक का प्लान तैयार कर देगी, सारे सबको जोड़ के एक ब्लॉक का प्लान बन गया। ब्लॉक का प्लान तैयार हुआ तो वो सबने जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना पूरा प्लान दे दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मास्टर प्लान फिर तैयार तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका बन गया। ठीक है, तो अब प्लान नीचे बनता है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट भी लोकल को फंडिंग देती है, सेंटर अपनी खुद की फाइनेंस कमीशन बेसिकली इनकरेज करता है कि स्टेट्स को पैसा दो, स्टेट्स जो आगे फॉरवर्ड करेंगी पंचायत को। तो आपके हर 5 साल बाद जो फाइनेंस कमीशन बनती है उसके अंदर प्रोविजन होता है, लिखा होता है कि कितना पैसा पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से सब कुछ काम करता है। तो ये था आपका ये वाला लेक्चर।